कि 1905 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसके निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किया गया? हिंदी शब्द सागर, इंपॉर्टेंट है, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाया। हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस निबंधकार ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत है। इस ग्रंथ को उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत माना जाता है। बाल्यावस्था में ही किसके सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार ग्रहण करता है? प्रेमगंज जी के सानिध्य में उनका जो साहित्य के प्रति रुझान है वो बढ़ता है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है, जो 4 भाग में है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये संस्मरणात्मक निबंध है। और प्रेमगन जी का पूरा नाम क्या है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रेमगन आधुनिक काल के किस कालखंड के कवि थे? ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कौन कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु जी के नाटक वो पढ़ते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। यह कथन किसके लिए कहा गया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए कहा गया है। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लक्ष्मीपुर। मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ लक्ष्मीपुर है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में निसंदेह शब्द किसके लिए आया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्र मंडली के लिए निसंदेह शब्द आया है, जो हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते थे। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में उर्दू बेगम शब्द किसके लिए आया है? ये उर्दू की पुस्तक के लिए आया है, जिसमें उर्दू के बारे में बताया गया। उर्दू बेगम उसको नाम दिया गया। कारे बच्चा त नाई और अरे जब फूट जाई तबे चलत आवे कथन किसने कहे? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कहे थे। किस प्रकार वो आलसी प्रवृत्ति के थे उसका यहाँ वर्णन किया है। खंबा टे की खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसने लिखी? ये पंक्ति वामनाचार्य ने लिखी। और ये स्थिति किसने बना रखी थी? ये जो प्रेमगन जी हैं उन्होंने ये स्थिति बना रखी थी। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। यह मूर्ति शब्द किसके लिए आया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। यहाँ उपाध्याय जी शब्द किसके लिए आया है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए आया है, क्योंकि उनका पूरा नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसके कितने खंड हैं? उसके 4 खंड हैं। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ें समझा करते थे। यहाँ पुरानी चीज़ से क्या आशय है? पुरानी चीज़ आया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए। रस मीमांसा किसने लिखी? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक ग्रंथ है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे? उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था वामनाचार्य। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? भारत जीवन प्रेस से लेखक के घर किताबें आया करती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन वो रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? फारसी भाषा के वो अच्छे ज्ञाता थे। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध में लेखक ने किसका रोचक वर्णन किया है? अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति जो प्रारंभिक रुझान थे उनका उन्होंने वर्णन किया है। किसके व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया?
उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी और उसकी समवयस्क मित्र मंडली को प्रभावित किया। लेखक ने पहली बार प्रेमगन को कहाँ देखा? छत पर लता प्रतान के बीच एक मूर्ति के रूप में शुक्ल जी ने देखा। शुक्ल जी की बाल बुद्धि किसमें भेद नहीं कर पाती थी? सत्यवादी जो हरिश्चंद्र है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र, और हिंदी के कवि हरिश्चंद्र में वो अंतर नहीं कर पाती थी, उनको एक ही मानती थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी है? उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। सुमेरिनी के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? ये लघु निबंध है, और लघु निबंध की संख्या कितनी है? 3। सुमेरिनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस पाठ के लेखक हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है? धर्म के रहस्यों को जानने पर जो धर्म के उपदेशक हैं वो जो प्रतिबंध लगाते हैं, उन प्रतिबंधों को घड़ी के पुर्जे दृष्टांत से समझाने की कोशिश की है। ढेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर इसमें व्यंग्य किया गया है। किस तरह से ढेला छुआ करके पत्नी का चयन किया जाता था। बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर आदि के कोल्लू की तरह किसे दिखाया जा रहा था? प्रधानाध्यापक के 8 वर्ष के पुत्र को, जो रटे रुटाए उत्तर दे रहा था, उसको दिखाया जा रहा था। बालक ने इनाम में क्या मांगा? बालक ने इनाम में लड्डू मांगा, जबकि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई अच्छी बड़ी पुस्तक मांगेगा, लेकिन लड्डू मांगा। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किन पर व्यंग्य किया है? वेद शास्त्रज्ञों और धर्माचार्यों पर व्यंग्य किया है, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और धर्म को वो समझते हैं कि केवल वही जानते हैं, दूसरा उनके बारे में न जाने। ऐसे धर्माचार्यों पर व्यंग्य किया है। शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका वर्णन हुआ जिसकी मुख्य पात्र थी पोर्सिया। बबुआ हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ है? दुर्लभ बंधु, और इसकी मुख्य पात्र है पुरसरी। वैदिक काल में हिंदू पत्नी वरण कैसे करते थे? ढेला छुआ करके वो पत्नी वरण करते थे। बालक बच गया निबंध में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। लेखक को अतिथि के रूप में कहाँ बुलाया गया था? एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में लेखक गुलेरी जी को बुलाया गया था। 3 जो गृह्य सूत्र आए हैं इसमें उनके नाम लिखिए। आश्वलायन, गोबिल और भारद्वाज, ये 3 गृह्य सूत्र का उल्लेख निबंध में हुआ है। इतिहास दिवाकर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को ये इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई थी। सुमेरिनी के मन के पाठ में कितने निबंध संकलित हैं? 3 निबंध संकलित हैं। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? समालोचक, मर्यादा और प्रतिभा, इन पत्रिकाओं का संपादन किया। धर्म का रहस्य जानने के लिए लेखक ने किसका दृष्टांत दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयंवर के लिए आने वाला व्यक्ति किस प्रकार पेटी को चुनता था? अकड़बाज होता था, वो सोने की पेटी चुनता था। लोभी चांदी की पेटी चुनता था, और सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनता था, जिसके अंदर उस मुख्य पात्र जो होती थी उसका चित्र होता था। और जब बालक से पूछा गया कि तू क्या करेगा, तब उसने क्या उत्तर दिया? बालक ने रटा रटाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा संसार की सेवा करूंगा। हिंदी के आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं?
फणीश्वर नाथ रेणु को हम आंचलिक कथाकार उपन्यासकार कहते हैं। संवदिया कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है या किसकी प्रस्तुति हुई है, तो मानवीय संवेदना की प्रस्तुति हुई है और मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है। तो मानवीय संवेदना आप याद रख लें, किस पाठ में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान की प्रस्तुति हुई है, संवदिया कहानी में। संवदिया का पूरा नाम क्या था, हरगोविंद संवदिया उसका पूरा नाम था। संवदिया कहानी में हरगोविंद किसका संवाद ले जाता है, बड़ी बहुरिया का वो संवाद थाना बीहपुर ले जाता है जलालगढ़ से। हरगोविंद संवदिया संवाद लेकर कौन से गांव गया, वो थाना बीहपुर गया था। बड़ी बहू किस गांव की बहू थी, ये जलालगढ़ की बहू थी। संवदिया भी यहीं का था। हरगोविंद संवदिया कहाँ का था, ये भी जलालगढ़ का था। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी, 20 कोस उसकी दूरी थी, जो पैदल, ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं थे हरगोविंद के पास, उन्होंने पैदल यात्रा की, पैदल ये दूरी तय की। बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी, बथुआ साग खाकर के वो गुजारा कर रही थी। बड़ी बहुरिया की माँ सौगात के रूप में उसके लिए क्या भेजना चाहती थी, बासमती चावल का दही चूड़ा, बासमती धान भी कह सकते हो, दही चूड़ा, तो दही तो था नहीं, बासमती चावल का चूड़ा फिर भेजा था उसने। संवदिया का क्या अर्थ है, संवाद ले जाने वाला अर्थ था, संदेशवाहक संवदिया का अर्थ है। और फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास, जो आंचलिक उपन्यास है, वो कौन सा है, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मेला अंचल। मोदियाई किससे चिढ़ती थी, ये काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। संवदिया के बारे में गांव के लोगों की क्या धारणा थी कि संवदिया निठल्ला होता है, कामचोर होता है, पेटू होता है और औरतों का गुलाम होता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म का हुआ पूर्णिया बिहार में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। कब हुआ ये, 1921 में। संवदिया कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु संवदिया कहानी के लेखक हैं। फिर लौट कर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। कथन में राक्षस शब्द किसके लिए आया है, ये जो बड़ी बहुरिया के जो देवर थे, जो फसल पकती थी तब आते थे और यहाँ से बोरियां भर भर के धान और फल ले जाते थे, उनको राक्षस कहा है। संवदिया पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है, ये एक कहानी है, आंचलिक कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु की पहचान किस रूप में हुई, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु की पहचान हुई। और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से, मेला अंचल, प्रति परिकथा और कितने चौराहे। मेला अंचल उपन्यास किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता हो। संवदिया कहानी में दुखी विपन्न बेसारा पात्र कौन है, बड़ी बहुरिया मुख्य पात्र है। और कितना कड़ा करूं दिल माँ से कहना, कथन किसका है, ये बड़ी बहुरिया का है, जो थाना बीहपुर अपनी माँ के पास संवाद पहुंचाती है। हरगोविंद संवदिया ने गाड़ी किस जंक्शन से बदली, कटिहार जंक्शन से उसने थाना बीहपुर के लिए गाड़ी ली थी। हरगोविंद संवदिया को पैदल चलने की थकान के कारण खेत और झोंपड़े कैसे दिखाई दे रहे थे, तो खेत तो दिख रहा था नदी की तरह और झोंपड़े दिख रहे थे हाथियों के झुंड की तरह, क्योंकि बेहोशी छाने लग गई थी। वन लाइनर, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंत किसका है, ये भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश है। और भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के अतीत। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंश किस विधा में लिखा गया, ये संस्मरण विधा में है। लेखक की गांधी जी से मुलाकात कहाँ हुई थी, सेवाग्राम आश्रम में इनकी मुलाकात हुई थी। लेखक सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिलने कब गया था, 1938 ईस्वी में लेखक गांधी जी से मिलने गया था। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम आश्रम की दूरी कितनी थी, 5 मील दूरी थी। गांधी जी जब प्रातः 7 बजे घूमने निकले तब उनके साथ कौन कौन थे, डॉक्टर सुशीला नैयर थी, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। सेवाग्राम में उन दिनों गांधी जी से मिलने कौन कौन से देशभक्त आए थे,
पृथ्वी सिंह आज़ाद आए, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू, ये उनसे मिलने आए थे। सेवाग्राम में लेखक के परिवार का कौन व्यक्ति रहता था? बलराज साहनी रहता था, जो लेखक का बड़ा भाई था और एक नई तालीम जो पत्रिका है उसके ये उप संपादक थे। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? बलराज साहनी। 15 साल का लड़का क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि उसने गन्ने या ईख का रस ज्यादा पी लिया था, जिससे उसका पेट फूल गया था और दर्द हो रहा था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। पंडित नेहरू से लेखक की भेंट कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। धर्म की चर्चा चलने पर किन किन के बीच बहस छिड़ गई? रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ होने जा रहा था? ट्यूनिस में होने जा रहा था। लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय कहाँ था? ये भी ट्यूनिस में था। ट्यूनिस उन दिनों किसका सदर मुकाम हुआ करता था? फिलिस्तीनी सरकार का ये सदर मुकाम हुआ करता था, राजधानी थी एक तरह से। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता, यहाँ किसके बारे में बात की गई है? गांधी जी के बारे में। और ये कथन किसका है? ये कथन है यासेर अराफात का। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता, कथन किसका है? ये देखो यहाँ ये यासेर अराफात का कथन है। लेखक यासेर अराफात के किस व्यवहार से सर्वाधिक प्रभावित हुए? उनके आतिथ्य सत्कार से और सरल व सादगीपूर्ण जीवन से वो प्रभावित हुए थे। भीष्म साहनी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1915 ईस्वी में रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। भीष्म साहनी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तमस इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। भीष्म साहनी जी ने किस नाटक मंडली में अभिनय का काम किया था? इप्टा नाटक मंडली में उन्होंने अभिनय का काम किया था। भीष्म साहनी ने लगभग कितने वर्ष, मतलब लगभग 7 वर्ष अनुवादक के रूप में कहाँ बिताए? ये विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को रूस में बिताए थे, अनुवाद का काम किया था। किसने 2 दर्जन के करीब रूसी पुस्तकों का हिंदी में रूपांतरण किया? भीष्म साहनी जी ने ऐसा किया। प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से कौन संबंध रहे? भीष्म साहनी से संबद्ध रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस पाठ में लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया? गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ में ऐसा किया गया। साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है? ये धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। समाज में जो धनाढ्य प्रभुत्वशाली वर्ग है उसका प्रतीक है। किसान ने गन्ने वाली साझे की खेती किसके साथ की? हाथी के साथ ये खेती की थी। किसान ने हाथी के साथ साझे में कौन सी खेती की? गन्ने की खेती की थी। किसान हाथी से पहले किन किन के साथ साझे की खेती कर चुका था? शेर के साथ, चीते और मगरमच्छ के साथ वो ये खेती साझे की कर चुका था, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। 4 हाथ लघु कथा में किसका पर्दाफाश किया है? मजदूरों की लाचारी और शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश किया, यानी मजदूरों का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है, और ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। पहचान लघु कथा में राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा राजा को पसंद आती है। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया? शेर व्यवस्था और सत्ता का प्रतीक है। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? आंखें बंद करने, कान बंद करने और मुंह सिलवाने का आदेश उसने निकाला, जिसको प्रजा ने मान लिया था। शेर को किसका समर्थक बताया गया? शेर सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों का समर्थक बताया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करने वाली लघु कथा कौन सी है? 4 हाथ वो लघु कथा है। शेर के मुंह में लोमड़ी क्यों जा रही थी? वो रोजगार पाने के लिए शेर के मुंह में जा रही थी। गधे ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? मुफ्त में मिलने वाली हरी घास के मैदान जो वहां मिलेंगे, उसको कारण वो उसके
पेट में जा रहे थे। उल्लू ने शेर के मुंह में घुसने का क्या कारण बताया? स्वर्ग प्राप्ति, यानी मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, उसने ये कारण बताया। असगर वजात ने किस धारावाहिक का लेखन कार्य किया? बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन कार्य किया। मिल मालिक ने अंत में अपने लालच की पूर्ति कैसे की? मजदूरों की मजदूरी जो है वो आधी कर दी, उससे उसकी लालच की पूर्ति हो गई। छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा किस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है? वो उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। असगर वजात का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1946 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में असगर वजात का जन्म हुआ। असगर वजात की कुल कितनी लघु कथाएं पाठ्यक्रम में शामिल है? 4 लघु कथाएं, शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। असगर वजात ने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए कौन सा काम किया? पटकथा लेखन का, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो लेखन का काम किया। किसके पेट में सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते चले जा रहे थे? शेर के पेट में वो जा रहे थे। ऊपर से देखने पर शेर कैसा प्रतीत होता है? शेर ऊपर से देखेंगे तो अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। साझा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर अब किस पर है? वो किसानों की जमीन और उनके उत्पाद पर अब पूंजीपतियों की नजर है। मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने किसके हाथ लगवाए? पहले कटे हुए हाथ लगाए, फिर लकड़ी के हाथ लगाए, फिर लोहे के हाथ लगाए, लेकिन असफल रहा। एक दिन मिल मालिक के दिमाग में क्या ख्याल आया? ये आगे ये नहीं है। मजदूरों के 4 हाथ लगाने का और ज़्यादा मुनाफा कमाने का ख्याल उसके दिमाग में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। मिल मालिक के दिमाग में क्या क्या अजीब ख्याल आया करते थे? सारा संसार मिल हो जाए, सारे लोग मजदूर हो जाए और वह उनका मालिक हो जाए, मिल में अन्य चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगे तो उन्हें मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आते थे। वन लाइनर एमसीक्यू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्मल वर्मा किस आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं? नई कहानी आंदोलन के ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को किस पाठ में रेखांकित किया गया? विस्थापन शब्द आ जाए, पर्यावरण विनाश आ जाए, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में हमेशा के लिए कौन कौन नष्ट हो जाते हैं? मनुष्य नष्ट हो जाता है, उसका परिवेश नष्ट हो जाता है, उसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है और आवास स्थल भी नष्ट हो जाता है। किस पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को प्रकट किया है? जहां कोई वापसी नहीं। ये आ गया पर्यावरण संबंधी सरोकार, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। आधुनिक भारत के शरणार्थी किसे कहा गया है? सिंगरौली से जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको आधुनिक भारत के शरणार्थी कहा गया है। लेखक सिंगरौली कब गया था? 1983 में गया था। जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया? धुंध से उठती धुन, निर्मल वर्मा का ये यात्रा वृत्तांत है, यहां से लिया गया है। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस स्थान को केंद्र में रखकर लिखा गया? सिंगरौली का अमजर गांव। या तो सिंगरौली कर लें, इंपोर्टेंट, और अमजर हो तो अमजर कर लें। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत में किस समस्या को उजागर किया गया? पर्यावरण विनाश और विस्थापन की समस्या को इसमें उजागर किया गया है। निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1929 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। निर्मल वर्मा के 2 कहानी संग्रह के नाम लिखिए। परिंदे, जलती जाड़ी, कव्य और काला पानी। 2 उपन्यासों के नाम लिखने हैं तो वे दिन, लालटेन की छत, एक चितड़ा सुख, अंतिम अरण्य। और 2 यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखने हैं। हर बारिश में, चीलों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन। निर्मल वर्मा ने किस भाषा के उपन्यासों और कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया? चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कव्य और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
सिंगरौली के एक क्षेत्र का नाम क्या था? नवागांव। और एक गांव और आया था क्षेत्र अमजर, जहां आम के पेड़ हैं। नवागांव क्षेत्र में कितने गांव बसे हैं और इसकी आबादी कितनी? 18 गांव बसे हैं और इसकी आबादी है 50,000 से ऊपर इसकी आबादी है। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में किस गांव के पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर रहे थे? अमजर गांव के जो पेड़ आम के थे। नवागांव क्षेत्र का एक गांव जो आम के पेड़ों से गिरा है, जहां आम झड़ते हैं, कौन सा है? अमजर गांव। लेखक ने दान रोकती और औरतों की तुलना किससे की है? वियतनामी या चीनी औरतों से। सिंगरौली क्षेत्र में 1926 से पहले किस जाति के आदिवासी राजा शासन करते थे? खेरवाड़ जाति के आदिवासी राजा शासन करते थे। सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला? श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद क्या माना जाता है? ये काला पानी माना जाता है। सिंगरौली के लिए अभिशाप क्या बन गई? वहां की जो प्राकृतिक संपदा थी वो उसके लिए अभिशाप बन गई। लेखक दिल्ली की किस संस्था की ओर से सिंगरौली गया था? लोकायन संस्था की ओर से वो सिंगरौली गया था। अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को क्या बनाने में असफल रहा? सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत किसकी तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी? यूरोप की तरह। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है? इसका ज्वलंत उदाहरण था सिंगरौली। वेरी वेरी मोस्ट है ये। सिंगरौली को वैकुंठ और काला पानी क्यों कहा गया? अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, संपदा के कारण वैकुंठ और अकेलेपन के कारण इसे काला पानी कहा गया है। दूसरा देवदास कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ममता कालिया जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। दूसरा देवदास कहानी किस परिवेश को केंद्र में रख के लिखी गई है? हर की पौड़ी हरिद्वार, इसको केंद्र में रख करके लिखी गई है। वहाँ होने वाली गंगा आरती का भी पाठ में वर्णन है। दूसरा देवदास कहानी के प्रमुख पात्र यानी नायक नायिका कौन कौन है? संभव और पारो। और 5 बजे जो फूल के दोने 1-1 रुपये में बिक रहे थे, सांझ के समय जब आरती होने वाली थी तो कितने में बिकने लग गए? 2-2 रुपये में वो बिकने लग गए। स्पेशल आरती से क्या मतलब है? अगर आप श्रद्धा रखते हैं और आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है तो आप 101 रुपये की या 151 रुपये की आरती करवाएंगे, वो कहलाएगी स्पेशल आरती। कहानी में एक भीगी गुलाबी आकृति किसे कहा गया? ये पारो को कहा गया, क्योंकि जब वो पहली बार संभव से मिली तो गुलाबी ड्रेस में थी और पानी से भीगी हुई थी। गंगा तट पर छोटे बड़े मंदिर पर क्या नाम लिखा था? गंगा जी का प्राचीन मंदिर और छोटे बड़े मंदिर पर नाम लिखा था। हर की पौड़ी पर भीड़ किस त्योहार के कारण बढ़ गई थी? बैसाखी का त्योहार था, उसके कारण हर की पौड़ी हरिद्वार में भीड़ बढ़ गई थी। संभव कहाँ का रहने वाला था और वह किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? ये दिल्ली का रहने वाला था और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, यानी कि जो कलेक्टर वाली परीक्षा होती है, IAS की तैयारी कर रहा था। पहाड़ी पर किस देवी या माता का मंदिर बना था? मनसा देवी का मंदिर पहाड़ी पर बना था। मनसा देवी के मंदिर में मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? 1.25 रुपये में वो धागे बिक रहे थे। मन्नू कौन था? कहानी में मन्नू पात्र आया। मन्नू कौन था? ये पारो का भतीजा था। फिर देखिए, संभव और पारो की मुलाकात कहाँ हुई? हर की पौड़ी हरिद्वार के एक मंदिर में इन दोनों की मुलाकात हुई। संभव हरिद्वार में किसके यहाँ गया था? अपनी नानी के यहाँ वो आया था। मन्नू की बुआ का क्या नाम था? मन्नू की बुआ का नाम पारो था, जो इस कहानी की नायिका भी है। कौन सी रचना युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करती है? दूसरा देवदास कहानी ऐसी है जो युवा मन की संवेदना को लेकर के लिखी गई है। कौन सी कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है? ये भी दूसरा देवदास कहानी है। जब संभव और पारो की पहली मुलाकात हुई उसका वर्णन है। अनजाने प्रेम का प्रथम अंकुरण उत्पन्न होता है किसके हृदय में? संभव और पारो के हृदय में अनजाने प्रेम का प्रथम अंकुरण उत्पन्न होता है। संभव भी उतना ही व्यथित था
मिलने के लिए व्याकुलता जितनी पारो थी, दोनों के मन में प्रेम था एक दूसरे के प्रति। किस कहानी से सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है? दूसरा देवदास जो कहानी है उसके द्वारा यह सिद्ध होता है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने प्रेम को किस परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र स्थायी रूप प्रदान किया है? बम्बैया फिल्मों की परिपाटी से इसको अलग हटाया गया है। मानसल प्रेम नहीं है, पवित्र प्रेम है। पारो कहाँ की रहने वाली थी? पारो रोहतक की रहने वाली थी, हरियाणा। दूसरा देवदास कहानी किस विषय को लेकर लिखी गई है? अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण जो विषय है उसको लेकर के ये कहानी लिखी गई है। दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी की भीड़ में क्या अंतर था? दिल्ली की भीड़ तो बिखरी हुई होती है और जबकि हर की पौड़ी की भीड़ में एक सूत्रता थी, वो एक सूत्रता के बंधन में बंधी थी। गंगा पुत्र किसे कहा गया? गंगा में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से अपना जीवन यापन करने वाले गोताखोर को गंगा पुत्र कहा गया है। लड़की और लड़का दोनों क्यों अकबका गए? क्योंकि पुजारी ने उनको पति पत्नी समझ करके आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए दोनों अकबका गए। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला जंगली पौधा कौन सा? कुटज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर यह कुटज पौधा, जो ठिगना पौधा है, उगता है। कुटज निबंध में शोभा निकेतन किसे कहा गया? जो पर्वत हैं, पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। शोभा के घर, शोभा निकेतन का मतलब शोभा के घर कहा गया है। कुटज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया? हिमालय पर्वत को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी? समाधिस्थ महादेव की। भगवान शिव जो समाधि में रथ बैठे हुए हैं उनकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। ऐसा लगता है कि हिमालय पर जो शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं उनकी जटाएं जो है वो चट्टानों के रूप में परत दर परत फैली हुई है। द्विवेदी जी ने बेहया और मस्तमोला किसे कहा गया? कुटज का जो ठिगना पौधा है उसको बेहया और मस्तमोला कहा है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, जो शिव के बाल हैं, जटाएं हैं, उसको शिवालिक कहा गया है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराता वृक्ष कौन सा है? ये कुटज वृक्ष है। बार बार अगर ऐसी बात पूछे तो कुटज पेड़ के बारे में है। कुटज निबंध के रचनाकार कौन है? गद्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध के रचनाकार हैं। गाढ़े का साथी किसको कहा गया? कुटज वृक्ष को गाढ़े का साथी कहा गया है, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तब भी ये आपके साथ बना रहता है। कुटज के पौरुष व्यंजक नाम क्या क्या हैं? अकुतो भय, गिरी गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़ और पाताल भेद ये कुटज के पौरस व्यंजक नाम है। कुटज निबंध में व्यक्ति सत्य और समाज सत्य किस किस को कहा गया है? व्यक्ति सत्य तो है रूप और समाज सत्य है व्यक्ति का नाम। रूप को व्यक्ति सत्य कहा गया और समाज को, नाम को समाज सत्य कहा गया। कालिदास के किस ग्रंथ में कुटज के पुष्पों का उल्लेख है? जो मेघदूतम जो ग्रंथ है कालिदास का, जिसमें मेघ को दूत बनाया है और उस यक्ष ने मेघ को जो अभ्यर्थना के लिए जो पुष्पांजलि दी वो कुटज के पुष्पों की उसने पुष्पांजलि इस यक्ष ने मेघों को दी थी। किस ऋषि को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा गया है? ऋषि अगस्त्य, ऋषि ऐसे लिख दें इसको, ऋषि अगस्त्य को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा गया है। कुट का क्या अर्थ है? कुट का अर्थ होता है घड़ा या घर। हिंदी के किस कवि ने कुटज की भर्त्सना की थी? तो रहीम ने कुटज को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उसको दी जानी चाहिए थी, भर्त्सना की उसकी। लेखक ने मन के कितने विकल्प बताए? मन के 2 विकल्प हैं, सुख और दुख। 2 विकल्प हैं, सुख और दुख। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया? कुटज को लेखक ने गिरिकूट बिहारी कहा है। और कुटज किसकी प्रकृति पर लिखा गया निबंध है? कुटज निबंध जो कुटज वृक्ष है उसके फूलों की प्रकृति पर लिखा गया निबंध है, क्योंकि उसके फूल गर्मियों में जब वातावरण बहुत ही प्रतिकूल होता है तब भी उसके फूल खिले रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में आरथ दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास
किसने लिखा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देखिए इसका, बाणभट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ये 11 खंडों में प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल और कुटज। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही। द्विवेदी जी ने संस्कृत कवियों द्वारा अवमानित और छोटा सा शानदार वृक्ष किसे कहा गया है? कुटज को छोटा सा शानदार वृक्ष कहा है। रस चूस लेने के बाद किस हिंदी कवि को फेंकने का उल्लेख लेखक ने किया? रहीम को जो है अपने आश्रयदाताओं ने रस चूस करके फेंक दिया था। कालिदास ने आषाढ़ माह के पहले दिन रामगिरी पर्वत पर यक्ष को जब मेघ के व्यर्थना के लिए नियोजित किया तो किसकी अंजलि देकर संतोष करना पड़ा? क्योंकि मौसम ऐसा था कि दूसरे फूल उसको मिले नहीं थे और उस वक्त वहाँ कुटज ही था। कुटज के फूलों की अभ्यर्थना की अंजलि में कुटज के फूलों को भर करके उस यक्ष को समर्पित किए। कुटज किसकी तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है? राजा जनक की तरह वो संसार में रह रहा है लेकिन आसक्त नहीं है। कुटज शब्द किस भाषा परिवार का है? ये आग्नेय भाषा परिवार का शब्द है। कुटज आग्नेय भाषा परिवार। कुटज किस पर सवारी नहीं करता है? कुटज किस पर सवारी करता है? वो अपने मन पर सवारी करता है, अर्थात मन को हावी नहीं होने देता है। कुटज किसको अपने पर सवार नहीं होने देता? अपने मन को वो अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। लेखक ने कुटज निबंध में परवश का क्या अर्थ बताया? परवश का मतलब दूसरों के अधीन। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों के अधीन, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बताया था खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना, मतलब कुल मिलाकर के चापलूसी वाला जो भाव है वो यहाँ है। निबंध के अनुसार नाम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए नाम बड़ा होता है। निबंध में कुटज के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? कुटज के लिए आया देखिए मस्त मोला, बेहया, गिरिकूट बिहारी, गाड़े का साथी, दुरंत जीवनी शक्ति का प्रतीक, निस्वार्थी, कार्पण्य दोष से रहित, अवधूत, मनस्वी, ये सारे विशेषण कुटज के लिए आए हैं। कुटज किसका प्रतीक है? कुटज जो है अदम्य जिजीविषा शक्ति का, जीने की इच्छा, संघर्षशीलता, अलमस्त जीवन जीने का प्रतीक है कुटज। कुटज क्या संदेश दे रहा है? अपराजेय जीवनी शक्ति का, स्वावलंबन का, आत्मविश्वास का और विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता का वो संदेश दे रहा है। लेखक ने सुखी और दुखी होने का क्या कारण बताया? जिसका मन वश में है वह सुखी है और जिसका मन परवश है वह दुखी है, अर्थात जिसका मन वश में नहीं है वो दुखी है। कुटज निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है? कुटज निबंध का अभिष्ट क्या है? कि सामान्य वस्तु में भी कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। कुटज को मनस्वी मित्र कहकर धन्य क्यों कहा गया है? कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है, इसलिए उसको मनस्वी मित्र कहा है।